हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल चौरसिया सर क्लासेस में। मैं अंकित आप लोगों के साथ साइंस विषय के बारे में डिस्कस कर रहा था, जो कि पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। हम लोग कक्षा 6 के साइंस के बारे में पिछली वीडियो में बात किए थे। इसमें हमने पहले चैप्टर को देख लिया था, जिसका नाम था भोजन, यह कहाँ से आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा दूसरा, भोजन के घटक। तो आइए इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं भोजन के घटक के अंतर्गत। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व के बाद पोषक तत्व के बाद हम लोग जानेंगे और सीखेंगे भोजन के घटक के बारे में, भोजन के घटक या अवयव के बारे में। उसके बाद भोजन के घटक और अवयव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे वसा के बारे में। वसा के बाद हम लोग बात करेंगे रुक्षांश या आहारी रेशों के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बाद हम लोग बात करेंगे खनिज लवणों के बारे में। तो इन सभी टॉपिक को देख के इसके अंदर उसके बाद हम लोग बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार के बाद हम लोग बात करेंगे इन सभी पोषक तत्वों का परीक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में। पोषक तत्वों की भोजन में उपस्थिति का परीक्षण। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभावजन्य रोगों के बारे में। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसके अंतर्गत विटामिन्स व खनिज लवणों के कमी के कारण उत्पन्न बीमारी, उत्पन्न रोग या विकार के बारे में। तो दोस्तों, हमें इस टॉपिक के अंतर्गत इन सब टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पोषक तत्वों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इन सभी टॉपिकों पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले पोषक तत्व। ऐसे पदार्थ या तत्व जिनकी आवश्यकता जीवों के अनेक प्रकार के दैनिक जैविक कार्यों के संचालन में आवश्यक होती है, उसे ही हम पोषक तत्व कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे अंदर कोई क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पाचन क्रिया है, तो इसके अंतर्गत जो पदार्थ है या बाहरी तत्व जो उस क्रिया को बढ़ाने में या उसको संचालन करने में मदद करते हैं, उन्हीं को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत पोषक तत्व आ जाते हैं वसा, प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि। तो दोस्तों, पोषक तत्व के बाद हम लोग बात करेंगे अब भोजन के अवयवों के बारे में या घटक के बारे में। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व भोजन के घटक कहलाते हैं। जैसे अगर किसी भोजन में जो वसा, प्रोटीन, खनिज यह सब पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट यह सब पाया जाता है, तो वे सब भोजन के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यह विभिन्न खाद्य पदार्थों में या विभिन्न प्रकार के भोजन में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वह पाए जा सकते हैं। जैसे कि दाल में पाया जाता है प्रोटीन, और हरी सब्जियों में पाया जाता है आयरन, दूध में कैल्शियम। इस प्रकार भोजन के अंतर्गत जो पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, उसी को हम लोग उसके भोजन के अवयव या घटक कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत ये जो घटक होते हैं यह भोजन में 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार या उससे भी अधिक होते हैं, जनरली 5 प्रकार के घटक कहा जाता है। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन्स, पांचवा है खनिज लवण, अन्य में अगर हम देखें तो पोषक तत्वों में जो रुक्षांश को हम लोग आहारी रेशे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है, जो कि हमें हमारे ये जो भोजन में यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है या ना ही पाचन की क्रिया में भाग लेता है, यानी कि यह अपचित भोजन है लेकिन यह हमारे जो वो प्रोसेस है, जैविक क्रियाओं का संचालन हमारे अंदर का, उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है। आहारी रेशे, तो हम लोगों को इन सबों के बारे में क्रमवार से अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है। यह इसका कार्य शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करने के कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह भोजन का इसको शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के कारण इसको वो ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन, यह कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका कि अनुपात अगर देखें तो 1:2:1, यानी कि अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें देखते हैं, अगर हम ग्लूकोज को उठाते हैं, ग्लूकोज, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें हम देखेंगे यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को आएगा 1:1, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 1:1। तो अगर किसी भी भोजन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो 1:2:1 के रेशियो में अगर अनुपात है तो वो सभी तत्व क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला शर्करा, दूसरा स्टार्च या इसको मड भी बोलते हैं, और तीसरा है सेल्यूलोज। शर्करा इसको हम लोग शक्कर भी बोला जाता है या शुगर बोला जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं शुगर की। तो यह जो होता है वह सरल कार्बोहाइड्रेट संरचना वाला तत्व होता है। इसमें इसका जो स्वाद होता है वह मीठा होता है। स्टार्च की बात करें तो यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर वाला संरचना वाला पदार्थ होता है, और यह चावल के जो सफेद, जो अगर चावल बनाते हैं तो उसका जो सफेद भाग होता है उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं। और इसमें शर्करा या शुगर यह हमको चीनी वगैरह में मिलता है, ग्लूकोज। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज यह पादप में मिलने वाला है तत्व है, यह पादप की कोशिका भित्ति में होता है। मानव शरीर इसका पाचन नहीं कर सकती है, तो यह उसके अंतर्गत मानव में पाया भी नहीं जाता है। अब बात करें स्टार्च की, तो यह एक स्वादहीन पदार्थ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह, जैसे हमने बात किया, गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे हमारे पोषक तत्व की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भोजन के दूसरे घटक या दूसरे पोषक तत्व की। दूसरा पोषक तत्व है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, यह जो हमारी शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। यह हमारे अंदर के ऊतकों में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसका मरम्मत भी करता है। ऊतकों की मरम्मत में सहायक
यह हमारे शरीर के नए कोशिकाओं के ये बनने में या निर्माण करने में भी मदद करता है। नए कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। प्रोटीन जो होता है यह कई प्रकार के तत्वों से मिलकर, अणुओं से मिलकर बना होता है, उन अणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, उन अणुओं को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। के अणुओं से मिलकर बनता है। यह प्रोटीन जो होता है एक वयस्क मनुष्य में अगर कोई वयस्क मनुष्य है, अगर उसका भार 50 किलो है तो उसको पूरे दिन में, एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन प्रति ग्राम वजन प्रति केजी के हिसाब से आवश्यकता होती है। अगर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई मनुष्य का भार है वह 65 केजी है तो उसको एक दिन में लगभग 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, हमने प्रोटीन के बारे में जाना और यह किसमें किसमें पाया जाता है यह जरूरी है। इसके स्रोत के बारे में बात करें तो दूध स्रोत के अंतर्गत दूध, मांस, अंडे, मछली, दालें इत्यादि में ये सब पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हमने प्रोटीन के बारे में भी बात कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा वसा। हम लोग तीसरे घटक की वसा का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही ऊर्जा प्रदान करना होता है। जो वसा होता है यह हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है वसा। इसका कार्य हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है, जब शरीर में ज्यादा वसा हो जाती है तो जो यह वसा स्टोर हो जाती है और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंक भी बोलते हैं। यह जब कार्बोहाइड्रेट या उसकी मात्रा उससे अधिक अगर हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है तो यह अपने पास संचित ऊर्जा को क्या करती है, रिलीज करती है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, यह जो होता है यह हमारे शरीर में मक्खन, घी, अंडा इत्यादि के द्वारा शरीर में पहुंचता है। यह जो होता है यह विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन को अपने अंदर अवशोषण कर लेता है और जिस कारण से जो हमारी ऊर्जा होती है उसका ह्रास नहीं होता है या ऊष्मा का ह्रास नहीं होता। ना बाहर से हम लोग अगर देखते होंगे जो ठंडे इलाकों में जो जीव जंतु होते हैं उनके जो, या बच्चों के जो अभी बच्चे पैदा होते हैं या बाल्यकाल में होते हैं, तो उनका जो होता है कि उसमें जो बाहरी त्वचा होती है तो उसमें एक प्रकार से वसा का लेयर हो जाता है जिससे उनको ठंड या गर्मी बहुत कम लगती है। वो जो होता है कि जो ऊष्मा को, जो हमारे शरीर के अंदर की ऊष्मा है उसको बरकरार रहता है, बाहर से कोई टेम्परेचर का इफेक्ट उसके अंदर नहीं पड़ता है।
तो दोस्तों हमने बात की वसा के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग विटामिन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रदान ना करने का कारण यह नहीं होता कि यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यह हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। होता है विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लें विटामिन का आविष्कार या खोज किसने किया था। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में इसका खोज किया। यह विटामिन जो होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। पहले बात करते हैं जल में घुलनशील की। जल में घुलनशील होता है बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सी, और दूसरा हमारा है वसा में घुलनशील। हमने वसा पढ़ते समय हमने बात किया था कि वसा जो होता है वह ए, डी, ई, के इन सभी विटामिन का अवशोषण कर लेता है। तो जो ए, डी, ई, के है ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत अन्य विटामिन भी आते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और जो B9 और B12 एक साथ जब काम करते हैं तो जो हमारे शरीर में रक्त के बहाव को नियंत्रण करते हैं। विटामिन ए त्वचा व आंखों के लिए उपयोगी होता है। विटामिन डी और विटामिन के की बात करें तो विटामिन डी और के ऐसे दो विटामिन हैं जो कि हमारा शरीर उनको अवशोषण कर लेता है या हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। लेकिन अन्य सभी विटामिन जो होते हैं उनको हमारा शरीर भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर लिया जाता है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी यह हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि अभी आप लोग कोविड के सिचुएशन में देखे होंगे कि सभी लोगों ने बोला कि ये विटामिन सी का कैप्सूल वगैरह खाइए, तो ये सब इसीलिए जो कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसमें वृद्धि करता है। अब बात करते हैं खनिज लवणों की। खनिज लवण के अंतर्गत फास्फोरस, कैल्शियम, ये सभी आयरन, ये सभी तत्व आते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में शरीर में इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन कौन से खनिज होते हैं, तो आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम, पोटेशियम, यह सभी जो तत्व हैं वो सब हमें खनिज के अंतर्गत। खनिज हमारे भूमि से न प्राप्त करके हम इसे भोजन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लाते हैं। यह पादपों एवं जंतुओं से ये मिलता है। जैसे कि फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस यह दूध, केला इत्यादि के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। आयोडीन तो हम लोग जानते हैं नमक, आयोडीन यह नमक, पालक के माध्यम से जाता है। उसके बाद हम बात करें आयरन या लोहे का,
तो यह पालक, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में कैल्शियम की बात करें तो यह दूध, अंडा, इन सब के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब बात करते हैं आगे आने वाले पोषक तत्वों की। अगला हमारा पोषक तत्व है आहारी रेशे। क्या है? आहारी रेशे या रुक्षांश। यह भोजन में उपस्थित रेशों को ही हम लोग आहारी रेशे या रुक्षांश कहते हैं। यह पादप उत्पादों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मूली के पत्तों, इन या गाजर, इन सब से, या अंकुरित दालों या चनों के द्वारा भी हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है। यह भोजन का आकार या आयतन बढ़ा देता है। जो भोजन में जाता है तो ऐसा, शरीर में जब जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो पेट है वो भर चुका है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में ये मदद करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे संतुलित आहार की। अब बात करते हैं संतुलित आहार की। भोजन में उपस्थित सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ही हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। यह सही अनुपात में अगर पाया जाए तो ही संतुलित आहार कहलाएगा। नहीं तो अगर इस मतलब किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक है या उसमें प्रोटीन अधिक है तो वो संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आएगा। संतुलित आहार में जो सभी पोषक तत्व हैं एक सही अनुपात में होने आवश्यक हैं। यह हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए सहयोगी होता है। वृद्धि एवं विकास में सहयोगी। यह अगर सही मात्रा में संतुलित आहार लिया जाए तो संतुलित आहार लेने के बाद कुछ हद तक हम रोगों से बच सकते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। अब हम लोग संतुलित आहार पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी भोजन में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है, इसके परीक्षण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण। इसके परीक्षण में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक भोज्य पदार्थ लेंगे, उसका हम लोग सबसे पहला प्रोसेस होगा पेस्ट बनाएंगे। खाद्य पदार्थों का पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद दूसरा स्टेज होगा, इसमें हम लोग आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। जो पेस्ट बना चुके हैं हम लोग, उसमें हम लोग आयोडीन की कुछ मात्रा डालेंगे। आयोडीन की मात्रा डालने में स्टेज 3 में हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें भोज्य पदार्थ या भोजन का रंग गहरा नीला हो जाता है तो हम बोल या कह सकते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टार्च के परीक्षण के बारे में कि किसी भोजन में स्टार्च की मात्रा है या नहीं है, इसके बारे में। इसमें भी कुछ प्रोसेस सेम है, जैसे कि सभी इसमें स्टेज 1 के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसको भी पेस्ट बनाया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें उसको भी पेस्ट के रूप में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। स्टेज 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के उसमें हम लोग फिर दूसरा हम लोग का जो होगा प्रोसेस, इसमें हम लोग आयोडीन की बूंदें प्रवाहित करेंगे। आयोडीन की बूंदों को प्रवाहित
करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर भोजन का रंग जो होता है काला या नीला, काला या नीला, अगर रंग हमारा काला या नीला हो जाता है भोजन में तो कह सकते हैं कि हम लोग हमारे जो भोजन है उसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के परीक्षण की कि हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके परीक्षण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण, स्टेज 1 भोजन का पेस्ट तैयार करते हैं। फिर दूसरा हमारा स्टेज होगा स्टेज 2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट को व 10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाकर देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है अगर उसका रंग या भोजन का रंग बैंगनी हो जाता है तो भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। अगर हमारे भोजन में उपस्थिति की जांच करना हो या परीक्षण करना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। फिर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट को व 10 बूंद कास्टिक सोडा को NaOH कहा जाता है, इसको मिलाकर देखते हैं कि अगर भोजन का रंग जो होता है वह अगर जो बैंगनी कलर का हो जाता है तो क्या बोलेंगे कि इस भोजन में हमारे भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। अब बात करते हैं कि भोजन में जो वसा की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे हम लोग कि वसा उपस्थित है या नहीं है। वसा की उपस्थिति देखेंगे। आप इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टेज 1 में कागज जो होता है, एक कागज लेंगे, कागज में भोजन को लपेटकर जो भोजन है उसको लपेटकर पूरी तरह मसलेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान देने योग्य की यह बात है कि जो कागज है वो फटना नहीं चाहिए। उसके बाद स्टेज 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कागज को फिर अलग करेंगे, कागज को भोजन से अलग करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेज 3 में कि जो कागज पे जो वो धब्बे पड़े होंगे उसको अगर हम लोग उसमें जो हल्की रोशनी अगर उसमें प्रवाहित करेंगे, दिखाते हैं, अगर वह आर पार हो जाएगा तो हम लोग इससे जान जाएंगे कि जो भोजन है उसमें वसा उपस्थित है। तो दोस्तों हमने इन सभी पोषक तत्वों के परीक्षण के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला जो और लास्ट और टॉपिक है अभावजन्य रोग या विकार। अभावजन्य रोग या विकार ऐसे विकार होते हैं जो कि किसी पोषक तत्वों के लंबे समय से शरीर में न मिलने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई मनुष्य है वह खाना तो खा रहा है, लेकिन भोजन तो कर रहा है, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा या तो कम है या तो उसमें है ही नहीं। तो देखते हैं कि निरंतर समय के बाद अगर उसको ना मिले तो उसके चेहरे पे जो होता है, पहले तो वृद्धि जो होती है वो रुक जाएगी, शारीरिक वृद्धि रुकेगी, शारीरिक वृद्धि का रुकना। फिर दूसरा है त्वचा संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो जो ये सब विकार हैं जो कि जो शारीरिक वृद्धि या रुक जाना या इस प्रकार के अन्य जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये सभी पोषक तत्वों के अभाव से जो लंबे समय तक अगर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसके कारण होते हैं। इसका बस एक ही रोकथाम है कि हम लोगों को संतुलित आहार लेना चाहिए, समय समय पे
उस भोजन में ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या हमारे ये संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति उसके कार्य पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का परिश्रम कर रहा है, उस हिसाब से संतुलित आहार का निश्चय होता है। तो दोस्तों आज हमने भोजन के घटक के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब इससे संबंधित आप सभी प्रकार के प्रश्न आप एनसीईआरटी क्लास 6 का सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आने वाले वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।